हेलो स्टूडेंट्स, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीएचयू बीएससी एजी के मैथ्स 2017 का सेट सॉल्व करेंगे। आप सभी के सामने इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट जो फॉर्म किया गया है, इसमें स्पष्ट देखने से ही दिख रहा है कि जैसे रो और कॉलम में डिटर्मिनेंट डिवाइड होता है। अगर हम फर्स्ट रो से ए और सेकंड रो से बी और थर्ड रो से सी कॉमन करते हैं, ये डिटर्मिनेंट इजी वे में सॉल्व हो जाता है। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। अब ध्यान से देखना है। फर्स्ट रो से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी और रिमेनिंग क्या है, बचा हुआ माइनस ए, बी और सी। इसके बाद ए माइनस बी सी, लास्ट लाइन में ए बी माइनस सी। इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें दो वर्किंग ऐसी आती है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं R1 है, R2 है और R2। इसे कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे C1, C2 और C3, ये सबको मालूम है। अब इसमें ऐसी वर्किंग लाते हैं, जैसे R1 R2 के लिए लेते हैं बाई रो। बाई रो का मतलब ये हो गया कि R1 प्लस R2, एक वर्किंग है R1 प्लस R2 और R2 प्लस R3। ध्यान से देखिए, आप सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि R1 प्लस R2 और R2 प्लस R3, इससे क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी, जब हमने R1 प्लस R2 किया तो माइनस ए प्लस ए 0, प्लस बी माइनस बी 0, सी प्लस सी 2C। इसी टाइप से R2 प्लस R3 के केस में a प्लस ए 2a, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी 0 और लास्ट a b माइनस। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो उसका एक्सपेंशन करने से वो बहुत जल्दी आंसर हमें दे देता है। अब R1 का ही एक्सपेंशन करते हैं। तो R1 का जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट के लिए वर्क करना होगा। जब हम एक एलिमेंट के लिए वर्क करते हैं तो हमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट मिलेंगे और उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा क्वेश्चन। जैसे ये 2C पहले बाहर ले लेंगे और ABC पहले से ही रहेगा और इससे जो इसके लिए रिस्पॉन्स आएगा वो होगा 2A 0 A B। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट मोस्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाना जाता है। तो इससे जो रिस्पॉन्स आता है 2C A B C, और यहां से क्या है कि 2AB ही मिलेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 2AB। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आता है। जब 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा तो इसमें हमें ऑप्शन पे जाके देखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर होगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट से है। डिटरमिनेंट में भी इनवर्स का केस दिया गया है। इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं लिखूंगा। जैसे आपको कभी ऐसा कोई केस आए जिसे डायरेक्ट सॉल्व करिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड केस है, मॉड ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, ये रिस्पॉन्स होता है। इसे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा फॉर्मूला हमेशा अपने पास रखें। तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो 1/4। तो 1/4 का केस यहाँ पर है।
फर्स्ट आंसर के रूप में आपके सामने है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने जो प्रश्न है वो रिलेशन फंक्शन से है, जिसमें सेट थ्योरी और क्रॉस प्रोडक्ट को जब आगे सॉल्व करते हैं तो वहां पर रिलेशन फंक्शन का केस आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड केस है। जैसे हम देख रहे हैं सेट ए में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर अगर m की वैल्यू हम लेट करें तो वो 3 हो गई। अगर सेट b को देखें तो 2 एलिमेंट है, जब सेट b में 2 एलिमेंट है तो m की वैल्यू अगर हमने देखा तो वो 2 मिल गई। तो इसके लिए भी एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको लर्न भी करना चाहिए ऐसे फॉर्मूले, कि जब उसने पूछी कि इन दोनों सेट्स के संबंधों के संपूर्ण संख्या पता करनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर m इंटू n होता है। 2 की पावर m इंटू n ये तब होता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उनके बीच में जब रिलेशंस प्राप्त होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ पता करना होता है, उसके लिए होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 क्या है आपको मालूम होना चाहिए। 2 की पावर 6 64 होगा, क्योंकि फोर्थ आंसर आपका आता है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री सभी का बहुत फेवरेट होता है और ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली हम लोगों को बहुत आता रहता है पहले से। उसका रिजल्ट ये देखने को हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पर tan 75 है, हम सभी लोगों को रेडी हुई वैल्यू है कि tan 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 होती है, और हमको मालूम है कि इसका ठीक अपोजिट cot 75 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। अब हम जानते हैं कि माइनस प्लस को कैंसिल करता है और रिजल्ट आता है tan 75, तो tan 75 2 प्लस √3 और प्लस cot 75 2 माइनस √3। ये वैल्यू आपको लर्न कर लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन में √3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। तो इस क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स होगा वो फर्स्ट ऑप्शन 4 होगा। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको सभी लोगों को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री को फार्मूले पर संबंधित ज्यादा होता है, फार्मूले उसमें सबसे ज्यादा वर्क करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, हमको पता है sin c प्लस sin d क्या होता है, cos c प्लस cos d क्या होता है। अगर हमें फार्मूला मालूम है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि sin a अपॉन cos a tan a होता है। इसका मतलब कि इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होने हैं वो जैसे sin c प्लस sin d, तो इसका मतलब होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। और अगर हम इसका रेशियो करते हुए लिखेंगे तो cos c प्लस b का जो केस होगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। अब जो इनके कांस्टेंट दिए गए थे वो थे अल्फा अपॉन बीटा। इनको कैंसिल जब करते हैं तो कैंसिल करते समय cos a माइनस b अपॉन 2 कैंसिल होता है, और हम सभी लोगों को पता है कि sin a प्लस b अपॉन 2 अपॉन cos a प्लस b अपॉन 2 दैट इज tan a प्लस b अपॉन 2 का रिजल्ट होगा अल्फा अपॉन बीटा। अब अल्फा अपॉन बीटा हमारा थर्ड आंसर है, इस तरह से थर्ड आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे इसका जो रिस्पांस है मोस्टली आपको ध्यान रखना है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। जैसे हमारे पास cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब प्लस का केस दिया होगा 1 प्लस 2 प्लस
और कॉस थीटा का केस होगा तो उसमें मोस्टली कॉस टू थीटा का कॉस के टर्म वाला ही फॉर्मूला लेते हैं। अगर माइनस होता तो साइन के लिए। हम सभी को पता है कि कॉस टू थीटा के कम से कम 4 फॉर्मूले होते हैं। तो जब इसमें हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर cos 8 थीटा का बात है। अब cos 8 थीटा को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये होगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। अब आपसे किसी ने कहा अच्छा cos 4 थीटा का क्या होता है, तो आपने cos 4 थीटा का जो रिस्पॉन्स दिया वो होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो इसी टाइप से cos 2 थीटा की बात आई वो ये आ गए। तो हमें इन तीनों फॉर्मूलों का विशेष ध्यान देना है और इन तीनों से हमारा आंसर आ रहा है। जैसे पहले वाले के बाद दूसरे फॉर्मूले को अगर हम यहाँ ओपन करते हैं तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अब इस क्वेश्चन को वन लाइन में ही सॉल्व कर देंगे। 2 + 2 रूट प्लस 2 + 2। अब इस 2 का अंदर जब इसमें ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा 2 × 2 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2। ये एक रूट कैंसिल कर जाएगा। जैसे इसका एक रूट कैंसिल हुआ तुरंत ये उस रूट से निकलकर दूसरे रूट के नीचे आ जाएगा। 2 + √2 के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 और cos स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा वो होगा 2 cos 4 थीटा। ये रिजल्ट है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिस्पॉन्स करेगा 2 + √2 प्लस इसका जो रिजल्ट होगा इसे cos 4 थीटा का आप देख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2। ये 2 से 2 फिर से कैंसिल। अब जैसे 4 cos स्क्वायर 2 थीटा रूट के अंदर आएगा तो ये होगा 2 cos 2 थीटा। ये ध्यान रखना है आप सब लोगों को। तो इसका जो रिजल्ट होगा रूट के अंदर 2 + 2 cos 2 थीटा। अब फिर वही बात आई कि cos 2 थीटा के रिस्पॉन्स क्या है, ये फर्स्ट नंबर का रिस्पॉन्स है। इसको जब हम लोग रखते हैं इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा का जो रूट होता है वो 2 cos थीटा और रिस्पॉन्स करेगा 2। अब 2 cos थीटा आंसर 4 नंबर है। इसी टाइप से नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। हम सभी लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेन फैक्टर है वो है आई स्क्वायर की वैल्यू। आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट की बात है और ऐसे उसने n की वैल्यू पूछी है। अगर हम लोग चाहें तो n की वैल्यू यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे इसको हम सॉल्व करके देखते भी हैं तो अगर इसका सोल्यूशन लेंगे तो इसमें कॉन्जुगेट का यूज है। अब कॉन्जुगेट की अगर बात करते हैं तो अपॉन से ही देखना है। जब कॉन्जुगेट करेंगे जैसे 1 + i अपॉन 1 - i तो 1 - i का जो कॉन्जुगेट होगा 1 + i। अगर इसको 2-3 स्टेप बढ़ाकर लिखते हैं तो 1 + i ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 - i स्क्वायर। और इसे जब हम लोग हटाते हैं होल पावर n तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। जब इसका हम लोग होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो होल स्क्वायर में क्या आता है 1 + i स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 + 1 ऑफ n। तो आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस का तो 1 - 1 + 2i अपॉन 2 ऑफ n। तो 1 से 1 कैंसिल, फाइनल i की पावर n। अब i की पावर n में 1 नहीं रख सकते क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा i। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा -1। n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा फिर से -i। फिर से n की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। तो इससे हमारा जो आंसर होगा 4 होगा और ये 4th नंबर आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सभी लोगों को फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी हम लोग जैसा कि कंपटीशन सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दी से हल करना होता है, ये भी हमारे पास बात ध्यान रखनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और आपको इसके रूट से रिलेटेड बात करता है। रूट आपके ए और बी है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि ए प्लस बी तो इसके अकॉर्डिंग जो ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो -1 होगी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट है दोनों 1 है। ऐसे केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी, तो जब a इंटू बी की बात आएगी तो वो भी क्या होगी, वो भी 1 होगी। ऐसे केस में हम आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, कभी भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लीजिए और इसको हम लोग अप्लाई कर लिया करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। -1 ऑफ स्क्वायर -2 इंटू 1, तो 1 -2 आंसर आएगा -1। इसमें आंसर -1 आप देख लीजिएगा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही से क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा फार्मूला मत लगाइएगा। इसने बोला है यदि 3 व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में प्रवेश करते हैं, यदि डिब्बे में 5 सीटें खाली हैं तो वे कितने प्रकार से इन सीटों पर बैठ सकते हैं। तो ये डायरेक्टली है कि 5 सीटें खाली हैं, बैठने वाले 3 लोग हैं, तो पहली सीट पे भी बैठ सकते हैं, दूसरी सीट पे भी बैठ सकते हैं, ऐसे क्रम से इसका जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो अप्लाई होता है 5 इंटू 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 15 आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन, इसको इस तरह के क्वेश्चनों को आप कैलकुलेशन ना करें, इनके रिजल्ट्स डायरेक्ट सॉल्व किया करें। आपको याद भी रखना चाहिए कुछ केसेस हैं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इनके कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक n प्लस 1 अपॉन 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उसका होता है 1/6 2n प्लस 1 और n प्लस 1। उसके बाद इसी तरह 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब का रिजल्ट होता है n प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ होल क्यूब। इसी टाइप से इसका सेकंड नंबर आंसर बनता है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड। लिमिट में कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और कंटिन्यूटी में भी कंटिन्यूटी से पहले का केस है कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट के लिए हम सभी लोग जानते हैं किसी भी लिमिट की जो वैल्यू है वो उसके केस पर डिपेंड करती है। जैसे इसमें 0/0 का होना मस्ट है या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का होना मस्ट है, इस टाइप से 4 या 5 टाइप के केस होते हैं। अब जो हमने जैसे लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो डायरेक्ट वैल्यू रखी तो हमें आंसर ही नहीं मिला। जब हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी नहीं मिला तो इट मींस इसे बैलेंस करना चाहिए। इसमें लिमिट का एक केस भी होता है, खास करके साइन के लिए है, सबको याद भी रहता है, जो कि 1 होता है। हमारे सामने ऐसा कुछ दिख रहा है, अगर ये x माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ ऐसा हो जाए तो हम क्यों ना इसको फॉर्मूला बना लें। जैसे इसको फॉर्मूला बनाने का मतलब है इस पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लें, ठीक। तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे तो एक √2 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो x टेंड्स टू पाई बाई 4 और ये एक फॉर्मूला बन जाता है साइन x माइनस पाई बाई 4 का अपॉन x माइनस पाई बाई 4। ये कैसे फॉर्मूला x माइनस पाई बाई 4 का बना, क्योंकि हम इसमें साइन x के साथ 1/√2 और cos x के साथ 1/√2 लेते हैं।
यहाँ पर माइनस है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन x माइनस पाई बाई 4, क्योंकि इसको cos पाई बाई 4 बोलेंगे और इसको sin पाई बाई 4। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को इसके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो यहाँ √2 × 1 आता है और ये √2 होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 4 नंबर आंसर √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन k के किस मान के लिए फलन f(x) k cos x upon pi minus 2x if x is not equals to pi by 2, 3 if x equals to pi by 2। इसने बोला है कि x की वैल्यू अगर pi by 2 कंफर्म है तो आंसर 3 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू pi by 2 नहीं रखते हैं तो कांस्टेंट k को पता करना है। और एक बात ये कंफर्म कर दी कि ये x की वैल्यू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा बराबर हो जाती है। ऐसे केस में इस फंक्शन का जो मेन वैल्यू है वो 3 हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड पर कंडीशन क्या है। जब लेफ्ट हैंड का केस देखते हैं, एक साइड से ही सॉल्व हो जाना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू देखी तो इसकी लिमिट होगी पाई बाई 2 के लिए, लिमिट पाई बाई 2 या x टेंस टू पाई बाई 2, और ये फंक्शन ये डायरेक्ट हम लोग पाई बाई 2 लिमिट रख नहीं सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड पर क्या है, यहाँ माइनस का केस लेके चलना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाती है, और यहाँ पर k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा हम सभी लोगों को मालूम है साइन थीटा होता है, यानी साइन h। यहाँ पर जब 2 का अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस करेगा पाई माइनस पाई प्लस h और साथ में 2, ध्यान रहेगा ये। फिर से देख लेते हैं, हमने आपकी लिमिट चेंज की, लिमिट को h के टर्म में किया, उसके बाद जब उसको सिंप्लीफाई किया कि पाई से पाई कैंसिल, जो रिस्पॉन्स आया वो आया लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। तो k अपॉन 2 कांस्टेंट बाहर करते हैं, साइन h अपॉन h पहले वाले क्वेश्चन का केस हो गया जो कि 1 होके कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो k अपॉन 2 इसका जो रिजल्ट है वो LHL है, RHL 3 है। जब हम k अपॉन 2 को 3 के इक्वल करते हैं तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब k की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमें थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x डिफरेंशिएशन का केस मानते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हम आपको इसे डायरेक्ट बताएंगे, जैसे cos x अपॉन 1 प्लस sin x कभी भी आए, कहीं पर भी आए, तो आप इसका जो रिजल्ट देखेंगे वो होगा tan पाई बाई 4 माइनस x बाई। थोड़ा ध्यान देना है, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा। अगर यहीं पर cos x अपॉन 1 माइनस sin x होगा तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन का टाइम भी बचेगा और जल्दी से सॉल्यूशन आएगा। अब जैसे इसका जो केस आया, इसको डायरेक्टली tan इनवर्स के साथ इंक्लूड जब हम करेंगे तो यहाँ पर tan पाई बाई 4
माइनस एक्स बाई टू आएगा और टेन इनवर्स इसको कैंसिल कराएगा। जो हमारा इसकी कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होगा वो होगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। इस केस में हम करते क्या है कि अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना सबसे सिंपल हो गया है, बिना हल किए आप बता दोगे। पाई बाई फोर कांस्टेंट जीरो, एक्स बाई टू माइनस में है तो डिफरेंशिएशन वन बाई टू, तो आपका आंसर क्या हो गया माइनस वन बाई टू। ये आंसर नंबर 4 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेरिवेटिव है log 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई। तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है तो log 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें एक फंक्शन के अंदर एक से अधिक फलन है। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1/10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई। अब 10 का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई। फिर से पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का जब डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो हो जाता है 1/2। तो इस 1/2 को हम बिल्कुल आगे लगा देते हैं, लेकिन इतना कर देने से हमें इसमें कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा है। एक आंसर दिखा भी तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो जल्दबाजी में आंसर भी ना लगाएं कि आपको लगे कि 1/10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आ गया, खटाक से 4 नंबर मार दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले उसको अच्छी तरह से देख लेना है कि आंसर कहाँ है। कभी कभी कुछ आंसर एक लाइन में आपको हल करने में पूरा नहीं किए रहेंगे तो वहां लगेगा कि यही आ रहा है, वो नहीं आ रहा होगा, उसका कोई और आंसर होगा। तो थोड़ी देर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे केस में क्या है 1/2, अब जैसे 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और साथ में सेक स्क्वायर इनटू में है ये, उसी के साथ जब ऊपर से और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और यहां से कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। आप सब लोगों को पता है कि 10 किस में टूटता है, सेक किस में टूटता है, ये हम सब लोगों को मालूम रहता है। इस तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये एक फॉर्मूला भी है, सबको दिख रहा है 2 साइन ए कॉस ए। हम सबको पता है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 होता है। जब हमें मालूम चला कि ये साइन 2 है तो साइन 2 का मल्टीप्लाई जब करके लिखेंगे तो यहाँ पर होगा पाई बाई टू प्लस एक्स। हमको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 1/cos थीटा को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। अब जाके आंसर क्लियर मिला। अगर आपने जल्दबाजी की तो ये क्वेश्चन आपसे गलती भी कराएगा। तो इसका आंसर नंबर 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको जरूर हल करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके नंबर बढ़ाते हैं। डिफरेंशियल अलजेब्रा रेट से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, टाइम भी बचाना है। हमारे सामने क्वेश्चन है गोलाकार गुब्बारा। हमेशा ध्यान रखिए गोलाकार गुब्बारा ठोस गोले का एग्जांपल है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। साथ में इसका जो वॉल्यूम है हम सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। लेकिन इसने dv/dt दे रखा है क्योंकि h का रेट पर सेकंड दिया 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv/dt आफ्टर डिफरेंशिएशन की दर से बढ़ रहा है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या है, जबकि इसका अर्धव्यास यानी कि अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया रेडियस। तो यहाँ r इक्वल टू 5 है। तो आपको ये कह रहा है कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने की दर यानी कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल c इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो dc/dt इसका मतलब हो गया कि 4 पाई 2r dr/dt।
dt, ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारा आंसर आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। जब इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर हमको इसके अंदर से dv अपॉन dt मिला, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल होगा, dr अपॉन dt। वैल्यू पुट करते हैं, 25 अपॉन 4 पाई, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 ही है, dr अपॉन dt। अब क्या है, 25 से 25 कैंसिल, तो dr अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 4 पाई। ध्यान रहे। अब क्या है कि हमको इसमें वैल्यू पुट करना है और हमें आंसर लेना है। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे 2 into 5, 1 अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई को कैंसिल, 5 into 2 10, 5 into 2 10। इसका मतलब कि जो हमें आंसर मिल रहा है वो फर्स्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसे अच्छी तरह से देखें, इन क्वेश्चनों में मिस्टेक होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इन प्रश्नों में आप अक्सर करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करता है, तो आप कुछ ना करिए, इन्हीं वैल्यू से आप इसका आंसर देख सकते हैं। जो आपको वैल्यू दी गई है उसी से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी फंक्शन में रखकर देख सकते हैं। तो -3 और +3 को जरा इसमें रख के देखेंगे, f -3 की जरा वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। तो 2 into -27 और -24, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3 प्लस 107 को जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 54, 3 4 12, 3 2 6 7 107 को सिंप्लीफाई करते हैं तो जब 7 to 9 और 7 179, 54 सब्ट्रैक्ट करके निकाल दीजिए। जब इसमें से 179 से 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 2 होगा और 125। ठीक है, इसी तरह जब हम प्लस की वैल्यू रख के देखते हैं तो प्लस की वैल्यू पर क्या होगा, 54 होगा प्लस का, ये माइनस का 72 होगा प्लस 107 होगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 125 से कम होगा, इट मींस कि इसका 4th नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा आपकी वर्किंग ये होती है कि डिफरेंशिएट करना होता है। अब आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। जैसे इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स। जब हम एफ डैश एक्स करेंगे ये हो जाएगा 3 into 2 6x स्क्वायर, 9 into 2 18x और 12 कांस्टेंट 0। ऐसे केस में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 6 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका फैक्टर भी करते चलें। जब इसका फैक्टर देखेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 आ रहा है। ये फैक्टर आपको वहां करने ना लगे क्योंकि समय कम होगा आपके पास, इसे जल्दी ही करिए। सबको पता है कि अगर यहाँ 3 यहाँ 2 है तो 2 + 1 3 होता है, सबको मालूम है। अब जब इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट हम देख सकते हैं, एक x की वैल्यू -2 है, एक x की वैल्यू -1, इसका मतलब है -2 -1, तो इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस करने पर ये सॉल्व हो जाता है। जैसे अब इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन है तो इन्हें देखकर ही आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, अब इसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर लीजिए। जैसे बैलेंस करने की बात है कि अगर आप इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर से डिवीजन करें तो ये x क्यूब हो जाएगा, और इसे x क्यूब स्क्वायर -1 dx कर लीजिए। तो जब इतना हम लोग करते हैं इसको, तो इसे हम लोग सेकंड वर्स के फार्मूले के रूप में देखते हैं। आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्स का फार्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्स का जो फार्मूला है होता है 1/x रूट x स्क्वायर
-1, सॉरी ये dx नहीं होगा, प्लस c। ठीक है, तो इतना आएगा। तो अब आप देख रहे हैं आपके क्वेश्चन बैलेंस हो रहा है। एक्स क्यूब को अगर टी लेट करते हैं, जब हम लोग एक्स क्यूब को टी लेट करते हैं तो इससे एक 3 एक्स्ट्रा होता है, यानी एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/3 dt। इसे डायरेक्टली सॉल्व करिए, किया जाएगा 1/t t स्क्वायर -1 dt 1/3। ये फॉर्मूला किसका है? सेकंड इनवर्स का। आंसर है 1/3 सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। लेकिन ये आंसर ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो इससे मिलता जुलता आंसर लगाएंगे। 1/3 मिल रहा है, ठीक है, सेकंड इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। अब एक्स क्यूब हो सकता है किसी कारण से न लगा हो, इसका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का, ये भी क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ऐसे डायरेक्ट इसका हम आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसका जो रिजल्ट है फॉर्मुलाइज करेंगे जब, तो इसे लिख लें, नहीं तो मिस्टेक होने की सबसे ज्यादा इसी में संभावना है। 1/2x √2 - x स्क्वायर प्लस 2/2 साइन इनवर्स x अपॉन √2 और प्लस c नहीं लगेगा, कारण क्या है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने फॉर्मूला रखा है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो √2 आएगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर जब नहीं होगा तो एक काम करेंगे, रूट लगा करके स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि a की जो वैल्यू है वो √2 है, ये ध्यान रहे। तो अब जब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इस केस में हमने वैल्यू रख दिया है, ये 2 से 2 हो गया है, कैंसिल। अब जब लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट में जैसे अपर लिमिट लाएंगे, तो अपर लिमिट के केस में क्या है, यहाँ पर x की जगह √2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो √2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1, ठीक है। इसके बाद सब 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना है? π/2। आपका इसका आंसर आप मैचिंग करेंगे तो आपको आंसर नंबर 3 मिल जाएगा, π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ बाउंडेड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं करने से आपको क्वेश्चन दिया गया पैराबोला से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं पैराबोला की स्थिति क्या है, फिगर क्या है, वो चारों दिशाओं में बनता है अकॉर्डिंग टू एक्सिस। तो ये y² इक्वल्स टू 8x है, तो ये x एक्सिस को बिलोंग करेगा। इसमें क्या है, x एक्सिस को बिलोंग करेगा, तो x के लिए वैल्यू भी दी गई है कि x इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड रीजन की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए क्या है कि जो एरिया का फॉर्मूला है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं गेन करेंगे, तो a इक्वल्स टू 0 to a और y dx। चूंकि आपको y के फंक्शंस के द्वारा y की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2√2 √x। अब यहाँ आपके सामने प्रॉब्लम क्या होगी कि a क्या है, एक वो है जो x इक्वल्स टू 2 का आपको वैल्यू बता रहा है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो इसको लिमिट बढ़ा देंगे, a इक्वल्स टू 0 to 2। अब आपका कांस्टेंट टर्म बाहर कर दें, √x dx। जब आप कांस्टेंट टर्म बाहर करोगे तो √x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो √x का इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करिए, कांस्टेंट इसका भी बाहर कर दीजिए। अब 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी 2√2 ही है। सिंप्लीफाई करिए, 2 into 2 4 into 2 8 और 2 बार √2 8 into 2 16/3। अब आप देखिए 16/3 कहाँ है, फर्स्ट नंबर में। 16/3 आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, और
इसको देखते ही आप आंसर लगा दीजिए। बस थोड़ा सा डिस्टर्ब ये कर रहा है कि आपको y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपका जो वन टाइम डिफरेंशिएशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का केस है वो रेशनल कर रहा है। तो रेशनल को क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो केस होगा वो इस टाइप का होगा। अब उसने पूछा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कितने बार आपने डिफरेंशिएशन किया है उसे ऑर्डर कहते हैं। डिग्री मतलब कितनी मैक्सिमम पावर उसकी है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन है। आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है और इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इसने कहा कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाली वक्र रेखा का समीकरण क्या होगा जिसका अवकल समीकरण x dy और 2x स्क्वायर प्लस 1 dx x इज नॉट इक्वल टू 0। सबको पता है अगर x 0 कर देंगे तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे केसेस में क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सेपरेट करते हैं, x वाले टर्म्स dx के पास भेजते हैं, y वाले टर्म्स y के पास भेजते हैं। जब ऐसा करेंगे तो इसका केस जो बनेगा वो इस टाइप का होगा, dy और 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। हमें सबको पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड dy और उसको सेपरेट करके जब करेंगे टू बाहर x dx प्लस 1 अपॉन x dx और सिंप्लीफाई करते हैं तो dy का तो y हो जाएगा, यहाँ पर 2 का x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x का log mod x हो जाएगा और एक प्लस कांस्टेंट c। अब उसने कहा y पासिंग 1,1, तो जब आप 1,1 से पास करोगे तो y की वैल्यू 1, जैसे आपने रख के देखा 1, फिर इसके बाद 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू भी 1। ऐसे केस में log mod x, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद रहना चाहिए। तो log 1 की वैल्यू भी 0 जब लिख ली हम लोगों ने तो प्लस c, यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 1 से 1 कैंसिल, c हो गया 0। अब आपको आंसर दोनों मिल रहे होंगे, एक आंसर वो भी मिल रहा है जो डायरेक्ट आ रहा है, एक आंसर वो है जो इसकी पहली लाइन जहां से शुरू हुई है उसको ध्यान रखते हुए आया है। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन चाहिए, तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जब आंसर रखेंगे तो c हो जाएगा 0। जब हम c को 0 कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा y x स्क्वायर प्लस log mod x। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है और सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, लेकिन इसका हो सकता है मेथड बदल जाए, इसमें चेक भी करना हो। जैसे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स। अब आप सोच रहे होंगे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि y को y की तरफ x को, तो कुछ ऐसे केसेस इसमें हैं जिसमें आप सेपरेट करोगे नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इसके टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान रखना होता है। ठीक है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि ये आपने ध्यान दिया है कि सबसे लास्ट में जो टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो उसको ध्यान दें। तो यहां पर क्या है, एक केस था dy बाई डी एक्स, अभी ये फॉर्मूला लिखते ही आपको याद आ जाएगा, p प्लस q। अब आप देखिए p के सामने कौन पड़ रहा है, sec x पड़ रहा है, q के सामने कौन पड़ रहा है, tan x पड़ रहा है। तो एक इंटीग्रल फैक्टर का केस आता है IF, आपको याद आ गया होगा। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर, इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p क्या है, sec x, यहां रखते हैं e की पावर sec x dx। जब हम लोगों ने देखा sec x, तो sec x का आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, sec x का होता है log sec x प्लस tan x। आपको याद रहेगा, नहीं याद है तो रट लीजिए।
यहां पर हो गया e की पावर log sec x प्लस tan x। जब sec x प्लस, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि बेस e और log कैंसिल हो जाते हैं अपने आप। तो ऐसे केस में जो रिजल्ट आया वो हो गया sec x प्लस tan x। अब हमें इसने कहा कि इक्वेशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के केस में एक केस और होता है कि y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इंटू आई एफ, y के साथ इंटीग्रल फैक्टर है sec x प्लस tan x। अब q इंटू आई एफ, q क्या था, ध्यान रखना है, tan x था, और यहां sec x प्लस tan x dx प्लस c। इसे इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल काम है। इसका वेक्टर, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया sec x tan x dx और प्लस tan स्क्वायर x प्लस c। आप सबको पता है कि sec x tan x का होता है sec x, और tan स्क्वायर x का आप रट लीजिए, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो tan x माइनस x होता है। कभी भी आपको इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर आ जाए तो आप ये रट लीजिए, ठीक। तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं। तो जब इस वैल्यू को हम लोग देखते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आंसर होगा y sec x tan x sec x tan x माइनस x प्लस, यानी आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन से मतलब है। ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो इनमें आपको थोड़ा याद भी रहना चाहिए। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। आप देखते ही आंसर मार दीजिए। मानक विचलन सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा की वैल्यू रूट में ही आती है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर डिस्पर्सन पूछता यानी कि सिग्मा स्क्वायर, तो रूट में नहीं आती, तो इसका मतलब रूट में कौन है, आंसर नंबर 2। बच्चों आज हम लोगों ने 2017 सेट के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं।